नमस्कार मित्रों। आदमी कितना भी बड़ा हो, चाहे सियासत का हो, सक्रिय राजनीति का हो या कोई विचारक किस्म का व्यक्ति क्यों ना हो, जितना भी चाहे आदर्शवादी हो, आप ये किसी सारी कैटेगरीज को आप गिन लीजिए बीच में, लेकिन दिल तो हर एक के सीने में धड़कता है। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो वयोवृद्ध लोग थे। उनका जो उनकी जानकारी उनके बारे में ये है कि ये तो बहुत ही वरिष्ठ लोग थे, और जब वो पहचान में आए, सार्वजनिक पहचान में आए, तब तक वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन जो भी इसकी चर्चा करते हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि जब तक आदमी जीवित है, दिल तो धड़कता है। और चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा, दिल का मामला ऐसा है कि ये सबके सीने में ज़रूर मौजूद रहता है। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो आप हैरान रह जाएंगे। मेरे एक मित्र हैं, वो हमेशा एक मुहावरे के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुहावरा यहाँ बिल्कुल सही बैठता है, कि आप हैरान रह जाएंगे इस बात पे कि ये क्या ऐसे इतने बड़े आदमी भी ऐसी बातें करते थे। इतने बड़े आदमियों की ज़िंदगी में भी एक सहज भाव का प्रेम संबंध या इन बातों के लिए कोई जगह होती थी, मित्र, होती थी। जितना चाहे आदमी कद्दावर हो जाए, जितना चाहे आदमी बड़ा बन जाए, लेकिन इन चीज़ों से मुक्ति, संवेदनाओं से मुक्ति नहीं मिल पाती। आज मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ आपसे, आप खुद भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए परेशान भी हो कि ये कहीं कहानी ऐसे गढ़ी गई लगती है, वास्तविक नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो एक सहज भाव से, सहज ज़िंदगी में से, उनके पन्नों से उठाई गई एक कहानी है। और ये कहानी है आचार्य कृपलानी की। आचार्य कृपलानी का मतलब ये है कि देश के जो वरिष्ठतम नेता, जिनको हम पहली पंक्ति में रखते हैं, उनमें से एक आचार्य कृपलानी। पूरा नाम जीवत राम भगवान दास कृपलानी। इस नाम से कोई नहीं जानता उनको, या तो सिर्फ आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता है या JB कृपलानी के नाम से। इसके अलावा बाकी और कोई नाम प्रचलित उनका नहीं है, प्रचलित नहीं है। भारत के प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी के रूप में उनकी एक पहचान बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात मित्रों, मैं इसमें बहुत सारे संदेश छिपे हैं इस कहानी में और इन पात्रों में। आचार्य कृपलानी के पूरे जीवन के बारे में भी, कि ये लोग किस हद तक ऊपर उठे हुए थे सांसारिक बातों से भी, और किस हद तक भीतर एक संवेदनशील दिल भी इनके अंदर धड़कता था। ये बातें सारी की सारी इस कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आचार्य कृपलानी स्वाधीनता संग्राम के एक विचारक किस्म के, विचारक वर्ग के एक सेनानी माने जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी बड़ी अद्भुत रही है। जिन लोगों को अपने जीवन में उनको देखने या सुनने का अवसर मिला है, वो स्वयं हतप्रभ होते हैं कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच में थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस दिन भी आचार्य कृपलानी केंद्र में थे, केंद्रीय सत्ता के गलियारे में थे। केंद्रीय नेताओं की प्रथम पंक्ति में उनका स्थान था, और उस समय वो कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष थे। जब भी उनकी बात होती है, उनको बड़े आदर के साथ याद किया जाता था। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा एक प्रतिपक्षी नेता के रूप में उनकी भूमिका रही, लेकिन प्रतिपक्षी नेता के रूप में उनकी भूमिका और संसद में उनके द्वारा दिए गए भाषण, दोनों ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं मित्रों, और दस्तावेज़ीकरण उनका हो चुका है। मुझे अब भी याद है कि एक बार तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री कृष्णा मेनन के ऊपर उनके विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, और आचार्य कृपलानी ने उसे प्रस्तुत किया था। और उन्होंने जो उस पर अपनी वक्तृता शैली, अपनी भाषण की जो प्रतिभा थी, और अपनी बौद्धिकता की प्रतिभा, अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल की एक जो प्रतिभा थी, उसको अद्भुत रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने एक एक
ऐसे लगता था कि जैसे कोई ग्रीक माइथोलॉजी का ग्रीक पुरानी जो मिथक होते हैं उनमें से किसी महान पात्र ने खड़े होकर उंगली उठाकर एक व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया है। और वो कटघरे में किसको खड़ा किया गया था उन दिनों? कृष्णा मेनन, स्वयं बड़े प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ, उनको कटघरे में खड़ा किया गया था और उनके विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव की बात थी। तो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले आचार्य कृपलानी थे। आचार्य कृपलानी ने उस वक्त एक एक आरोप जो है वो उंगली उठा उठा कर दर्ज करवाया था संसद के पटल पर कि मिस्टर मेनन आई चार्ज यू विद दिस, मिस्टर मेनन आई चार्ज यू विद दिस। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी कि ये लोग विद्वत्ता के भी चरम पुरुष थे, शिखर पुरुष थे। और जितनी अच्छी अंग्रेज़ी कृष्णा मेनन अपने जीवन काल में बोलते थे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी आचार्य कृपलानी बोलते थे। पढ़ाते रहे ज़िंदगी भर। और सबसे बड़ी जो अजीब बात है, जो आज चीज़ें गायब हो गई हैं, स्वस्थ परंपराएं, आचार्य कृपलानी प्रतिपक्षी नेता के रूप में रहते हुए भी आप जानना चाहेंगे वो कहाँ रहते थे? अपनी पत्नी के साथ। धर्मपत्नी के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के आधार पर, एक कांग्रेस पर्सन के या कांग्रेसी के आधार पर, कांग्रेसी नेता के आधार पर उस रूप में वो मुख्यमंत्री थी। लेकिन मुख्यमंत्री निवास में वह अपने पति को साथ रखती थी और पति वो जो कि कांग्रेस का कटुतम आलोचक माना जाता था। लेकिन परस्पर एक अंडरस्टैंडिंग, पारस्परिक एक आपसी सूझबूझ, इसका कोई अद्वितीय उदाहरण देखना हो तो आपको आचार्य कृपलानी में नज़र आएगा। मूल रूप से इनकी ज़िंदगी की आपसी जो शुरुआत थी आचार्य कृपलानी की और सुचेता कृपलानी इनकी पत्नी, जो कि लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, वो एक छात्र और शिक्षक, इस संबंध पर आधारित था इनका शुरुआती जो परिचय था। सुचेता इनकी शिष्या भी थी और आचार्य एक प्रख्यात शिक्षक के रूप में उनकी पहचान थी। आज भी उनके संसद में उनके द्वारा दिए गए जो भाषण हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और ये माना जाता है कि अगर संसदीय गरिमाओं की किसी व्यक्ति ने रक्षा की है तो वो आचार्य कृपलानी सबसे ऊपर चले जाते हैं। उनका कद जो है बहुत ऊंचा चला जाता है। और ऐसे जो शख्सियतें हैं मित्रों की बहुत ऊंची उठी होती हैं। ये कोई सिर्फ निजी रूप में बातों को लेकर नहीं चलती। आचार्य कृपलानी देश के जो स्वाधीनता संग्राम था उसके भी जो प्रथम पंक्ति के नेता थे, पहली पंक्ति के, उसमें वो शुमार थे। और जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन वो प्रथम सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। लेकिन ये सब होने के बावजूद उन्होंने ज़िंदगी में अपने सिद्धांतों की कभी बलि नहीं दी और प्रतिभा के रूप में और गुणवत्ता के लिहाज से और संसदीय प्रणाली के एक सशक्त स्तंभ होने के नाते उन्होंने जो परंपराएं स्थापित की, पार्लियामेंटेरियन के रूप में, संसदज्ञ के रूप में, सांसद के रूप में, वो आज तक किसी से भी नहीं टूटी, किसी से भी उनके पार नहीं जाया गया। इनके बारे में इतना कुछ है जो कहा जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक बात है कि व्यक्तिगत या परिवारगत संबंध कुछ भी हो सकते हैं। आप वैचारिक मामलों पर कोई भी समझौता किए बिना भी एक छत के नीचे रह सकते हैं और ये काम सिर्फ बड़े लोग कर सकते थे। ये आम सामान्य व्यक्ति के बस का रोग भी नहीं था। धन्यवाद।